हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का मेरी वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज के इस वीडियो में हम लोग वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और लगभग 16 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जो लोग ने वो वीडियोस नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देखकर अपने वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू को एनसीएल और वे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि वेल्डिंग ट्रेड से रिलेटेड हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द पैरामीटर विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन कोल्ड क्रैकिंग ऑफ सील्डेड मेटल आर्क वेल्ड। आपके ऑप्शन हैं क्लीनिनेस ऑफ द जॉब सरफेस, बेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड, प्री हीटिंग द जॉब, एक्सेसिव बीविंग ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक्सेसिव वीविंग ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो होता है ये कोल्ड क्रैकिंग का कारक नहीं होता है, यानी इसकी वजह से कोल्ड क्रैकिंग नहीं होती। बाकी ये जो तीन आपके दिए हैं इनकी वजह से कोल्ड क्रैकिंग हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, वेल्ड डिके ड्यूरिंग स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड। आपके ऑप्शन है प्री हीटिंग, यूजिंग अ लो कार्बन वेराइटी ऑफ द मटेरियल, यूजिंग अ मटेरियल कंटेनिंग नायोबियम और टिटेनियम स्टेबलाइजिंग एलिमेंट, वेल्डिंग यूजिंग लो हीट इनपुट। तो इसका सही जवाब है प्री हीटिंग। वेल्ड डीके के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। वेल्ड डीके क्या होता है, जब हम स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारा क्रोमियम जो होता है वो कार्बन से रिएक्ट करके क्रोमियम कार्बाइड बना लेता है और उसी की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जॉब क्या होता है वो क्षय होने लगता है। तो उसे हम वेल्ड डीके कहते हैं। तो वेल्ड डीके को हम इन तीन माध्यम से रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्या, लो कार्बन वेराइटी मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज़ करके, ठीक है, स्टेबलाइजिंग एलिमेंट यूज़ करके और वेल्डिंग लो हीट इनपुट इलेक्ट्रोड यूज़ करके। लेकिन प्री हीटिंग के द्वारा हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्री हीटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन वेल्डमेंट विल नॉट रिजल्ट इन। आपके ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट ऑफ डक्टिलिटी, रिडक्शन ऑफ हार्डनेस, मिनिमाइजिंग डिस्टॉर्शन, रिडक्शन ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेस। तो इसका सही जवाब है इम्प्रूवमेंट ऑफ डक्टिलिटी। जो हमारा पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट होता है जब हम कार्बन स्टील में करते हैं तो उससे हमें हार्डनेस जो होता है वो कम हो जाता है, डिस्टॉर्शन कम हो जाता है और रेसिडुअल स्ट्रेस कम हो जाता है, पर जो डक्टिलिटी है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है इम्प्रूवमेंट ऑफ डक्टिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द वेल्डिंग हीट इनपुट ड्यूरिंग सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग डज नॉट डिपेंड ऑन। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए हैं एक्सटेंट ऑफ वेविंग ऑफ द इलेक्ट्रोड, एम्प्लॉइंग अ लो वेल्डिंग स्पीड, एम्प्लॉइंग अ लो करंट लेवल, प्री हीटिंग द जॉब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंट ऑफ वीविंग ऑफ द इलेक्ट्रोड। यानी इलेक्ट्रोड को वीव करने से कोई भी हीट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता। पर अगर आपकी स्पीड जो है, लो वेल्डिंग स्पीड अगर आप कम है तो हीट इनपुट ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपकी करंट जो है वो कम है तो इससे भी आपकी हीट इनपुट कम हो जाएगी। प्री हीटिंग द जॉब, अब प्री हीट करने से भी आपको हीट इनपुट में क्या होता है, कमी और बढ़ोतरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, यू ग्रूव वेल्ड इज रिकमेंडेड फॉर थिकनेस मोर देन 40 mm। दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर ग्रूव एज प्रिपरेशन इज ओनली सुटेबल फॉर थिन शीट्स, एक्सेस रूट गैप में लीड टू बर्न थ्रू डिफेक्ट, डबल वी ग्रूव वेल्ड प्रोड्यूसिंग मोर डिस्टॉर्शन कंपेयर टू सिंगल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आपने जो थिन शीट होती है उसमें स्क्वायर ग्रुप का बनता है, सिंपल सी बात है, बेंड करके हम लोग स्क्वायर एज प्रिपेयर करते हैं। अगर रूट गैप ज़्यादा होगा तो बर्न थ्रू भी हो जाता है, बिल्कुल सही है। डबल व्यू में क्या होता है, ज़्यादा डिस्टॉर्शन आने की संभावना होती है, ये भी आपको सही। पर ये जो आपको यू ग्रूव है वो क्या होता है 10 से 15 mm के लिए होता है और उसके ऊपर डबल यू होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेनिट्रेशन इन वर्क पीस ड्यूरिंग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग डज नॉट डिपेंड ऑन। ठीक है, द पोलैरिटी ऑफ द वेल्डिंग, द सील्डिंग गैस, द वेल्डिंग स्पीड, द आर्क
स्टार्टिंग टेक्निक, तो सिंपल सी बात है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जो होता है। आर्क स्टार्टिंग जो टेक्निक है उससे हम लोग जो पेनिट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता, बाकी पोलैरिटी पे भी करता है, सील्डिंग गैस पे भी करता है और वेल्डिंग स्पीड पर भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट ऑन द सील्डिंग गैस फॉर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। आपके ऑप्शन है आर्गन इज हेवियर देन एयर एंड प्रोवाइड्स बेटर आर्क सील्डिंग। Okay, minimum purity level required for argon is 99.95%. Higher flow rate is required for helium compared to argon, and as it is a lighter gas, helium arc is not as hot as argon। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो फ्लो रेट होना चाहिए हीलियम के लिए वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो आर्गन से हल्की होती है। ठीक है, तो इसमें आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, तो इसका सही फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ एन आर्क स्टड वेल्डिंग ड्यूरिंग ऑफ अ कार्बन स्टील मटेरियल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जॉब क्लीनिनेस, वेल्डिंग पोलैरिटी, द फ्लो रेट ऑफ सील्डिंग गैस, वेल्डिंग टाइम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द फ्लो रेट ऑफ द सील्डिंग गैस पर जो होता है वो स्टड वेल्डिंग का जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है क्वालिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, baking of the basic coated electrode in shielded metal arc welding is carried out because the moisture in the electrode coating can be driven out, the arc stability will be good after baking, the penetration will increase, the weld heat input can be minimized। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगर मॉइस्चर रहेगा तो जो कोटिंग है वो छूटने लगती है, इसीलिए उसको बेक करना ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when the plate can be welded lie in parallel planes and one plate is made to overlap on the other plate, the joint is referred as to। आपके ऑप्शन है कॉर्नर जॉइंट, बट जॉइंट, टी जॉइंट, लैप जॉइंट। तो इसका सही जवाब है लैप जॉइंट, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, ओवरलैप, और ओवरलैप जो होता है वो टी जॉइंट में ही होता है, सॉरी लैप जॉइंट में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वेल्ड मेटल रिक्वायर्ड फॉर डबल वी ग्रुप वेल्ड इज सेम एज that in case of single V groove, depending on the plate thickness, higher than that in the case of single V groove weld, lower than that the case of single V groove। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है, डबल ग्रूव में वेल्ड मेटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है डबल वी ग्रूव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन कंटेंट ऑफ वेल्ड मेटल द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड क्रैकिंग। ठीक है, हाइड्रोजन के अतिरिक्त और कौन से फैक्टर होते हैं जो कोल्ड क्रैकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या कोल्ड क्रैकिंग करते हैं। आपके ऑप्शन है वेल्ड मेटल सरफेस फिनिश एंड बीड विद, वेल्ड मेटल हार्डनेस एंड जॉइंट रिस्टेंट लेवल्स, वेल्ड मेटल पेनिट्रेशन इन द बेस मेटल, रूट गैप एंड रूट फेस इन द वेल्ड जॉइंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भी होता है, वो कोल्ड क्रैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट क्रैकिंग ऑफ वेल्ड मेटल इज ड्यू टू। हॉट क्रैकिंग वेल्ड मेटल में होती है इम्प्रॉपर प्री हीटिंग, वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन, लो मेल्टिंग इम्प्योरिटीज इन वेल्ड मेटल, वेल्डिंग यूजिंग रूटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हॉट क्रैकिंग के लिए लो मेल्टिंग इम्प्योरिटीज जो होती हैं उन्हीं की वजह से हमारा हॉट क्रैकिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वेरी हाई करंट level is employed during the root pass welding of the plate, the defect which we expected to occur। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा करंट से हम रूट पास की वेल्डिंग करते हैं, यानी पहला रूट रन करते हैं तो कौन सा डिफेक्ट आने की संभावना रहती है। तो आपके ऑप्शन है बर्न थ्रू, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, क्रैकिंग, अंडरकट। तो इसका सही जवाब है अंडरकट आने की संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट अफेक्टेड जोन इन द केस ऑफ वेल्डिंग रिफर्स टू। मतलब हीट अफेक्टेड जोन वेल्डिंग के दौरान क्या होती है, तो रीजन क्लोज टू द वेल्ड वेयर द टेम्परेचर एक्सीड एंड ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर, द रीजन क्लोज टू द वेल्ड वेयर प्री हीटिंग इज डन, द रीजन वेयर द वेल्ड मेटल हैज़ एक्सेस पेनिट्रेशन, द रीजन कवर्ड बाय वीविंग ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, और आप सभी लोगों को पता होगा हीट अफेक्टेड जोन को HAZ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रीप रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल डिपेंड अपॉन temperature and the total operating hours, temperature and the thickness, rate of the heating and cooling, total operating hours alone। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो रेट ऑफ सील्डिंग गैस ड्यूरिंग टंगस्टन एट वेल्डिंग इज। तो ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका हूँ और इसका ऑप्शन पढ़ के आप डेफिनेटली बता देंगे कि जो हीलियम के लिए फ्लो रेट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो हल्की होती है। तो इसका सही जवाब है मोर हीलियम देन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बहुत बड़े हैं इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, आप इसे पॉज करके भी जवाब दे सकते हैं। चलिए, व्हेन द टंगस्टन इलेक्ट्रोड इन टंगस्टन नेट गैस वेल्डिंग एक्सीडेंटली टचेस द जॉब सरफेस ड्यूरिंग वेल्डिंग, द टिपिकल प्रॉब्लम विच कैन बी एक्सपेक्टेड। अगर आप टंगस्टन नेट गैस वेल्डिंग कर रहे हैं यानी टिक वेल्डिंग कर रहे हैं और टंगस्टन आपको जॉब के सरफेस से टकरा जाए तो कौन सा डिफेक्ट आ सकता है। आपके ऑप्शन है बर्न थ्रू प्रॉब्लम एज हाई करंट इन ड्रॉन ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किटिंग, पोरोसिटी एज द गैस फ्लो इज डिस्टर्ब ड्यूरिंग द एक्सीडेंटल टचिंग, cracking as tungsten combined with iron and form a low melting point compound, tungsten inclusion as the electrode tip may break and embedded in the weld metal। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन इंक्लूज हो जाएगा और आपका जो टंगस्टन है उसका टिप भी ब्रेक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर एलिमिनेटिंग द फायर कॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगी आग को किस फायर एक्सटिंग्विशर से सॉल्व करते हैं या बुझाते हैं। आपके ऑप्शन है CTC फायर एक्सटिंग्विशर, यूजिंग सैंड एंड ऑयल, वाटर, फोम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आपको CTC फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 420 क्या है, द एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज लेस स्किल रिक्वायर्ड, रिड्यूस डिस्टॉर्शन, नो नीड ऑफ फिलर मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसमें स्किल की कम ज़रूरत होती है, डिस्टॉर्शन भी बहुत कम होता है और फिलर मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ द कोटिंग ऑन एन आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। जो हमारी आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होते हैं उन पर कोटिंग का मेजर काम क्या होता है। एक्ट एज ए स्कैवेंजर, रिमूव्स ऑक्साइड एंड इम्प्योरिटीज, इन्फ्लुएंस इन कंप्लीट पेनिट्रेशन, लिक्विफाइज द बेस मेटल, एड मॉइस्चर एंड एक्सीलरेट द कूलिंग रेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो ऑक्साइड से बचाता है और इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेल्ड डज नॉट कंबाइन विद अनदर वेल्ड और द बेस मेटल इट इज रिफर्ड टू एज इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट फ्यूजन, इनकम्प्लीट बॉन्डिंग, इनकम्प्लीट इंक्लूजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इनकम्प्लीट फ्यूजन। जब हमारा फिलर मटेरियल और जो हमारा जॉब होता है वो आपस में नहीं मिल पाते हैं तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट फ्यूजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक एंड बैकिंग वेल्ड्स। बैक और बैकिंग वेल्ड्स में क्या डिफरेंस है। इक्विपमेंट का, सीक्वेंस व्हेन द वेल्ड आर मेड, मटेरियल, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीक्वेंस ऑफ व्हेन द वेल्ड्स आर मेड। इनके सीक्वेंस की वजह का इनसे डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पैंट एंड शर्ट मटेरियल worn अराउंड वेल्डिंग शुड बी ऑफ व्हाट मटेरियल। नॉर्मल पैंट और शर्ट का वेल्डिंग के अराउंड में कौन सा हम लोग शर्ट यानी कपड़ा पहनते हैं, पॉलिस्टर, रेयॉन, कॉटन, सिंथेटिक। तो इसका सही जवाब है कॉटन। वेल्डिंग करने के दौरान हमें कॉटन कपड़ों को पहनना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग कार्ड, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, सिंकेज वाइड, स्लैग इंट्रैपमेंट, इनकम्प्लीट फ्यूजन। तो इसका सही जवाब है स्लैग इंट्रैपमेंट। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं और धीरे धीरे हम लोग PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया और ऊपर ही हमारा ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएंगी, धीरे धीरे सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे देखिए 425 क्वेश्चन तक पहुंच गए और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमें 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत कुछ सीखने को और यहाँ के मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्लास के क्वेश्चन भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फिर हम मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ वेल्डिंग ट्रेड MCQ के। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।